अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 7 मार्च की कॉल लेकर, और थोड़ा सा वीकली रैप अप करेंगे हम। और आपके पास स्लाइड्स चल रही हैं। अभी जो स्लाइड चल रही है इसमें आपको ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक यानी कि मंडे की कॉल बताई जा रही है। इसको आप पढ़ लीजिए और देखिए कि इसमें क्या कहा गया था लास्ट मंडे को, और फिर आखिर वीक गुजरा कैसा। आपको पता है कि इसके अंदर और भी, इस जो अगली स्लाइड है इसमें फिगर्स होती हैं कि मार्केट का फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ कितना प्लस माइनस। और वो 2011 से राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो 2011 से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फिगर्स भी दी हुई होती हैं, और इस साल की मंथ वाइज भी दी हुई होती हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने होगी। अब हम चलते हैं इस ग्लिम्स की जो स्लाइड्स हैं इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें तो अगर मंडे की कॉल देखें तो बड़ी एक्यूरेटली फॉलो की गई मंडे की कॉल। रीज़न वाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 43,800 से ऊपर रहने के लिए ज़रूरी करार दिया था। और अगर हम देखें तो कि वो नीचे भी गई, एक शार्प लो मिला हमें मंडे को, मगर उसके साथ तकरीबन 1000 पॉइंट लो से हाई की रिकवरी हुई, ज़बरदस्त रिकवरी हुई। और उसके बाद फिर ट्यूसडे को वो कंटिन्यू हुआ। मेरे ख्याल में कोई 300-400 पॉइंट ऊपर मार्केट खुल गई थी। तो इस तरह इनफैक्ट वो कंटिन्यू करता रहा। और उसके बाद तो ये मंडे की कॉल में एक लफ्ज़ यूज़ किया गया था, उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप। तो वो रे ऑफ होप जिसका जिक्र किया गया था बावजूद मंदी के, वो हमें नज़र आई। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मिलकर भी जो ट्रेंड और सेंटिमेंट था उसमें चूँकि मंदी का रुझान था, इसलिए इसको उम्मीद की किरण कहा था। और तेज़ी की कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी, सिर्फ प्रेशर कम होने की पॉसिबिलिटी पे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो बड़ी हेजिटेंट पार्टिसिपेशन रही। जो स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने कोई इतनी पार्टिसिपेशन नहीं की। अगर हम देखें तो एक लेवल था 43,200 समथिंग और 328 का, कि इसके ऊपर अगर मार्केट रहती है तो हम मार्केट में उम्मीद कर रहे थे कि बुल्स अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे। और फिर जब हमने देखा कि मार्केट इस एरिया को काफ़ी इस्तेमाल करती हुई नज़र आई। अब अगर वीक को देखें तो वीक 567 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ है, और जो मूव है फ्रॉम वीकली लो टू वीकली हाई वो 1378 पॉइंट की है। और अगर मैं चार्ट पे देखूं, जो पिछले 5 सेशन को एक साथ देखूं, तो पहले 2 सेशन ज़बरदस्त एक्साइटिंग, ठीक है। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप्रेशन हो, तो उसको 100% जो है वो सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। जैसे कि जब कोई लॉक लगते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो कोई बड़ी कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई ख़बर होती है, फंडामेंटल अपडेट होती है। तो उसी तरह जब कोई चीज़ प्रेशर में आती है या ऊपर की तरफ जाती है, तो उसकी जो असल बात होती है जिसकी वजह से वो तेज़ी या मंदी पैदा होती है, उसमें कुछ दीगर अनासर शरीक हो जाते हैं। और वो अनासर को हम स्पेकुलेशन भी कहते हैं, हम उसको पैनिक का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं कि पैनिक सेलिंग आ गई या एक्साइटिंग बाइंग शुरू हो गई। लोगों ने देखा मार्केट बढ़ रही है तो हर चीज़ ख़रीदना शुरू कर दी। तो वो जो चीज़ें होती हैं और फिर वो बाद में एडजस्ट हो जाती है। तो यही कुछ हमें बुध को देखने को मिला कि 2 सेशन इतने ज़्यादा ज़बरदस्त, 45,016 का शायद हाई लग गया, और उसके बाद फिर वो बुध का सेशन नीचे की तरफ, और अच्छा खासा नीचे। और फिर हमने जब इसकी क्लोजिंग को देखें, बावजूद इसके कि 567 पॉइंट के इजाफे के साथ वीक बंद हुआ, मगर ओवरऑल आखिरी 3 सेशन में इंडिसीशन, कन्फ्यूजन ऑफ बोथ बुल्स एंड बियर नज़र आता है। इसको हम टग ऑफ वॉर भी आम तौर पे कहते हैं। और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के नंबर देखें तो लो पार्टिसिपेशन एक तो हमें देखने को मिली। और दिसंबर का महीना 2021 और जनवरी का महीना 2022, इन 2 महीनों में हमें कुछ इन्फ्लोज बड़े अरसे के बाद मिली थी, और 2 महीने मुतवातर मिली थी। वो फरवरी के महीने में बदनसीबी से दोबारा सेलिंग में नज़र आ गई, ठीक है जी। अब चलते हैं, अब लोकल फंड्स और फॉरेन फंड्स की सेलिंग बहुत ज़्यादा थी। अब चलते हैं जुम्मे के सेशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिड डे कॉल में बड़ी तफसीली बात हो चुकी है। तो आप अगर सेशन देखें तो जुमेरात और जुम्मे दोनों का ऑप्शन ये था
कि भाई ऊपर जाए तो माल भेज देना, क्योंकि मार्केट ने एग्जॉस्ट होना है। सिर्फ जुम्मे की और जुमेरात की मार्केट में एक फ़र्क मैंने ये बताया था कि जुम्मे को आम तौर पे पहला सेशन कंटेन करने की कोशिश करता है। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि पहला सेशन जो होता है वो थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए, प्रॉपर ओवरऑल सेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ऐसा ही हुआ, मार्केट ऊपर गई, ऊपर खड़ी रही, और बेशक उस एरिया को भी नहीं तोड़ा। एरिया था वो 44,765 और 44,833 शायद। तो उस एरिया के करीब गई 765 के, मगर उस एरिया को ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करती तो फिर डिक्लाइनिंग प्रेशर के जो थ्रेड्स थे वो कम हो सकते थे। तेज़ी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी जिस तरह हमने कॉल में कहा था। एनीवेज, तो इसलिए जुमे की नमाज के बाद जो मार्केट नीचे आई वो क़तई तौर पे हैरान कुन नहीं थी। उसके ऊपर से पेशावर में एक अलमनाक वाक़या हो गया और उसका भी कुछ इम्पेक्ट की पॉसिबिलिटी थी नमाज के बाद। तो बहरहाल मामला तो वैसे ही बड़े ख़राब चल रहे हैं आपके सामने। अब आपके सामने FATF भी आ चुका है और वो जून तक बात आगे बढ़ गई। और ख़ैर बहरहाल ये तो चलता रहेगा। FATF को मार्केट जो है फॉर ग्रांटेड ले चुकी है, तो मेरे हिसाब से तो FATF न्यूट्रल हो जाता है। आई डोंट थिंक कि ये कोई नेगेटिव सिनेरियो डेवलप करता है। इन्वेस्टर और ट्रेडर बहुत अच्छी तरह इस बात को समझता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चलती रहेंगी। मसला इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी और इंटरनल पॉलिटिक्स का है। ये दो चीज़ें हमारे पास इस वक्त सब में ज़्यादा अहमियत रखती हैं। हमारी खारजा पॉलिसी भी नहीं कहना चाहिए, इस वक्त प्रेसिडेंट खारजा उमूर जो हमारे हैं उसमें हमारा क्या स्टैंड होता है। जैसे अभी रशियन इन्वेजन के ख़िलाफ़ हमने कोई बयान नहीं दिया और यूरोपीय यूनियन इस पर बड़ी नाराज़ है और US भी नाराज़ है। और ख़ैर हमने अगर नहीं दिया तो हो सकता है पाकिस्तान अपनी बेहतरी के लिए ऐसा कर रहा हो, और मेरे हिसाब से बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का स्टेटमेंट होना चाहिए इस मौजू पे। ना हम उसको कंडम करेंगे पूरी तरह और ना ही हम इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें सोचना ये चाहिए कि हमको ख़ित्ते के अंदर अमन रखने के लिए ख़ित्ते के मुल्कों के साथ अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप रखनी चाहिए, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, डजेंट मैटर। ख़ित्ते के जो मुल्क हैं उनके साथ हम ब्लॉक का किसी हिस्सा ना बने, मगर इकोनॉमिक जो कॉरिडोर्स हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसके तनासब से अपनी खारजा पॉलिसी को अगर हम बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी आर क्वाइट बेस्ड ऑन अमेरिकन सपोर्ट। अभी आपके सामने कोविड की सब में ज़्यादा जो इमदाद हमको मिली है वो US से मिली है। हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें सब में ज़्यादा हम UK, यूरोप और US करते हैं। तो इस वजह से हमारा एक दबाव तो रहेगा वहाँ से। तो और ये जो हमारा रीजन है इसमें हम उस लेवल की एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकते, और डिमांड का मसला और फिर जो प्राइस और जो लाइफ स्टाइल है, मेरा नहीं ख्याल कि हम उतनी एक्सपोर्ट यहाँ कर सकेंगे या उतनी मार्केट अपनी यहाँ इस्टेब्लिश कर सकेंगे। तो इसलिए हमें इकोनॉमिक चीज़ों को समझते हुए खारजा पॉलिसी को, खैर बहरहाल ये तो मेरा इशू नहीं है। अब चलते हैं आगे प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेट कर दी गई है, उसको देख लीजिए। अब पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। मंडे की कॉल थोड़ी सी अहमियत की हामिल होती है इसलिए कि हम इसमें वीकली सिचुएशन पे बात करते हैं, इसीलिए इसके रैप अप में आप पिछले मंडे की कॉल देखते हैं। अब क्या है, वीक उम्मीदों के साथ क्लोज हुआ, एफर्ट के साथ क्लोज हुआ, मगर ट्रेंड और सेंटिमेंट जो है वो बुल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? बिकॉज ऑफ द लैकलस्टर एक्टिविटीज़। और फिर हर आदमी समझता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नेगेटिव हैं, वो अच्छी नहीं है। फिर क्रूड ऑयल की फ्लक्चुएशन, और कई लोग गोल्ड से भी रिलेट करते हैं, तो गोल्ड से रिलेट करने की मार्केट को इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर ये सारे सेफ हेवन्स इसलिए कहलाते हैं कि जब कभी इकोनॉमीज़ में, मार्केट में कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग अपना पैसा नॉर्मल कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट से निकाल कर उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, गोल्ड वगैरह की तरफ, तो वो सेफ हेवन कहलाता है। मगर कोई रिलेशनशिप अगर हम मेंटेन करना चाहें कि गोल्ड यहाँ था, मार्केट यहाँ थी, तो ऐसा ना करें, वो एक कन्फ्यूजन है। हाँ, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट होता है क्योंकि कंज्यूमेबल कमोडिटी है, और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो हैं
और एनर्जी मेटल्स और आपके क्या कहते हैं लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर, इसका भी इम्पैक्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर पर आता है इन तमाम चीज़ों पे। तो ये तमाम चीज़ें वॉलेटाइल है, क्योंकि दो चीज़ों को लेकर बहुत शोर है, एक तो गंदम और दूसरी क्रूड ऑयल। तो यकीनन इसका फ़र्क हमारी आम लोगों पर भी आएगा और उसका इन्फ्लेशन नंबर से भी वास्ता पड़ेगा। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रीजन में पूरे, मतलब एशिया और उसके अराउंड, यूरोप और एशिया के साथ जो मुतासर करेंगी, उस पर स्लो डाउन एक्टिविटी होगी। तो स्लो डाउन एक्टिविटी से यकीनन हर मईशत अपने अपने जितना जितना उसका हिस्सा है दुनिया की इकोनॉमी में, उतना उतना वो लोड लेगी। तो जाहिर बात है पाकिस्तान भी लेगी। तो पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनता। तो खैर बहरहाल आगे चलते हैं। तो स्ट्रगलिंग बुल्स होने के बावजूद मौजूदा हालात सपोर्ट नहीं करते। और मैंने ख़ास तौर पे जुमेरात जुम्मे की सेलिंग भी इसलिए की कि हमारे यहाँ 2 दिन की छुट्टी 48 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। इत्तेफाक से जुम्मे का धमाका ये भी हमारे जहनों से नहीं हट रहा, और फिर अभी हफ्ता और इतवार है, तो देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। तो बेहतर है कि मार्केट मौके देगी, हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो इसलिए मैं निकलने का मशवरा दिया। अब बड़ी सिंपल बात याद रख लीजिए, ये जो 44,458 430 का लेवल है, इसके नीचे एंट्री नहीं लेनी, कंप्लीटली बैकफुट साइड लाइन रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे अपने मेंबर्स से तो अल्लाह का शुक्र है रिपोर्ट्स मिल गई हैं, 100% लिक्विडिटी पे भी मेरे पास मेंबर हैं, 100% लिक्विडिटी पे। और 50 एंड अबव तो बहुत हैं, 50 एंड अबव तो बहुत है, 70% वाले बहुत हैं, मगर मैंने 100% लिक्विड अकाउंट भी देख लिए और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। अच्छा, तो 44,430 के नीचे कोई एंट्री नहीं। अगर मार्केट में कोई हाइपर मूव बनती भी है, वो कहाँ बनेगी? जैसे मार्केट की क्लोजिंग 551 की है, तो 44,551 से 700 लेवल तक तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। मार्केट की जो प्री ओपनिंग ब्रीथिंग है वो वहाँ तक हो सकती है। मार्केट में एग्जॉर्शन कम होने की पॉसिबिलिटी शुरू होगी अब 700 लेवल के ऊपर, कि अगर तो मार्केट 44,739 711 के ऊपर ट्रेड करती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि थोड़े से चांसेस बनेंगे कि प्रेशर कम होना शुरू होगा। और अगर मार्केट उसके ऊपर रुकी तो फिर हम लेवल बाय लेवल अगले लेवल्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अभी भी अगर हम अगले लेवल्स की तरफ भी जाएंगे तो मार्केट में तेज़ी का रुझान अभी पैदा नहीं होगा। तेज़ी का रुझान पैदा होने के लिए मार्केट को कंसिस्टेंसी इन एफर्ट विद अ बेटर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम अगर आएँ, मंदी के रुझान की बात करें तो वो तो बात कर ली 44,430। तो मैंने यहाँ पर लेवल्स पे और ज़्यादा हालात और स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश की है। 2 ट्रिगर हैं आपके पास, 44,430 और 44,711, ठीक है जी। तो मार्केट आगाज़ अगर एक्साइटमेंट के साथ करती है तो ठीक है, आप एक्साइटमेंट में रहिए, मगर 711 के ऊपर 711 739 के ऊपर आ जाए तो फिर बुल्स की प्रॉपर एफर्ट शुरू होने की उम्मीद की जाएगी। और उस सूरत में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें स्टेटमेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोड पे हल्ला और ये तमाम शोरश चलता रहेगा। तो उस नुक्ता नज़र से आप अपने आप को जहन में रखें और उसी हिसाब से ट्रेड करें। तो इन लेवल से ख्याल रखिए। मैं दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। ट्रिगर्स का ख्याल रखें और अपने आप को, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। हमारे लिए भी दुआ फरमाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।